डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पार्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी आप समझते हैं। ठीक है, कैपेसिटी भी क्षमता। ठीक है, जैसे एक पानी की टंकी है और उसमें कितना पानी आ सकता है तो वो कहलाएगी कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक। ठीक है ना। ये आप देखिए, एक पानी की टंकी आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, और उसके अंदर अगर आप पानी भरते जाएंगे तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी की एनालॉजी समझते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे किसी भी टैंक में पानी धीरे धीरे बनने से उसका पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसको आप चार्ज देते हैं तो ये चार्ज धीरे धीरे इस कंडक्टर पर आता जाएगा। ठीक है ना। तो वाटर का मतलब होता है, वाटर यानी चार्ज। ठीक है, वाटर को हम कह सकते हैं चार्ज और लेवल को हम कह सकते हैं पोटेंशियल। जिस प्रकार किसी भी टैंक में पानी भरने से उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी बॉडी को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखिए, किसी भी टैंक में आप एक लिमिट से ज्यादा पानी नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास एक वाटर टैंक 1000 लीटर का है तो जैसे ही इसमें पानी 1000 लीटर हो जाएगा, ये पूरी तरह पानी से भर जाएगा। और यदि आप इसमें और ज्यादा पानी देते हैं तो पानी का ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। किसी भी टैंक को इसकी लिमिट से ज्यादा पानी दें तो ये पानी इस टैंक में से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम आपको एक लिमिट से ज्यादा पढ़ाएं, ठीक है ना, आपके दिमाग की भी एक कैपेसिटी है, यदि उससे ज्यादा आपको पढ़ाया जाए तो आपको एक लिमिट तक तो समझ में आएगा। उसके बाद आपको कोई कितना भी पढ़ाता रहे, आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कंडक्टर के साथ भी है। यदि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो एक लिमिट तक इस पे चार्ज स्टोर होता रहेगा। उसके बाद ये चार्ज एटमॉस्फेयर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार किसी भी टैंक को पानी देने से उसका लेवल बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, Q इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर C एक कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो C इक्वल टू क्या आएगा फार्मूला, C इक्वल टू होगा Q ओवर V। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, C की ऐसा यूनिट होती है फेरेड, और 1 फेरेड इक्वल टू होगा 1 कूलाम ओवर 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 फेरेड की डेफिनेशन आप कैसे कह सकते हैं, यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है तो उसकी कैपेसिटी 1 फेरेड होगी। ठीक है, इफ बी गिवन ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम टू एनी कंडक्टर and its potential increased by 1 volt, then its capacity will be 1 farad. इसके अलावा सीजीएस यूनिट कौन सी है, आपको बताए थे सीजीएस यूनिट दो टाइप की होती हैं, एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
ठीक है। ESU में इसकी यूनिट होगी स्टेट फैरेड। और 1 स्टेट फैरेड इक्वल टू होगा 1 स्टेट कूलम ओवर 1 स्टेट वोल्ट। ठीक है। और EMU में इसकी यूनिट होती है F फैरेड। और 1 F फैरेड इक्वल टू होगा 1 F कूलम ओवर 1 F वोल्ट। स्टेट फैरेड और F फैरेड में रिलेशन देखते हैं। तो आपको मालूम है 1 फैरेड इक्वल टू होता है 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। और 1 वोल्ट में होता है 1 ओवर 300 स्टेट वोल्ट। ठीक है। तो इससे आ जाएगा 1 फैरेड इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट कूलम ओवर स्टेट वोल्ट। और स्टेट कूलम ओवर स्टेट वोल्ट कहलाता है स्टेट फैरेड। ठीक है। तो 1 फैरेड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टेट फैरेड। ठीक है। ये फैरेड और स्टेट फैरेड में एक रिलेशन आ गया। ठीक है। अब देखते हैं फैरेड और एफ फैरेड में रिलेशन। तो आपको ये मालूम है 1 कूलम इक्वल टू होता है 1 ओवर 10 एफ कूलम या 10 टू दी पावर -1 एफ कूलम। और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर 8 एफ वोल्ट। ठीक है। इससे हो जाएगा 10 टू दी पावर -9 1 फैरेड इक्वल टू 10 टू दी पावर -9 एफ कूलम ओवर एफ वोल्ट। एफ कूलम ओवर एफ वोल्ट ये होगा एफ फैरेड। ठीक है। तो इस तरह से फैरेड, स्टेट फैरेड और एफ फैरेड में ये रिलेशन आएगा। हालांकि एफ फैरेड का हमें यूज कभी नहीं करना, हमें सिर्फ फैरेड और स्टेट फैरेड का यूज करना है। देखिए कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है। तो आप इसमें देखिए एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है। जिससे इसका पोटेंशियल हो गया V। इसकी रेडियस है R। तो हमें फार्मूला मालूम है V इक्वल टू क्या होता है KQ ओवर R। K की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है। और हम ये जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV। तो C इक्वल टू क्या होगा Q ओवर V। C इक्वल टू Q ओवर V की वैल्यू यहां से रखते हैं Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। C का फार्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना। तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला है। ठीक है। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यदि हम CGS यूनिट की बात करते तो यहाँ पर K नहीं आता। V इक्वल टू होता Q ओवर R। C इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आता। तो C इक्वल टू क्या आता R। ठीक है ना। तो CGS यूनिट में किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी उसकी रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है। यदि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसकी कैपेसिटी 5 स्टेट फैरेड होगी। ठीक है। अब हम इस फार्मूले के आधार पर अर्थ की कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अर्थ, अब इस फार्मूले का यूज करके हम अर्थ की कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। हमें मालूम है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इक्वल टू 4πε0r, ठीक है ना। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। आपको मालूम है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो 4πε0 की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹। R की वैल्यू क्या होगी, 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करने पर आएगा 711 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है। या आप कह सकते हैं 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। देखिए इसका ये मतलब हुआ कि पूरी अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरड से बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब 1 फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने की, ठीक है। पूरे अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरड से बहुत कम है। यदि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरड हो तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपको फार्मूला मालूम है C इक्वल टू 4πε0r। C की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, 4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ r, तो उसकी रेडियस होना चाहिए 9 × 10⁹ मीटर, ठीक है। जबकि अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर। तो ये अर्थ की रेडियस को यदि हम नियर अबाउट 1500 टाइम्स या 1460 टाइम्स बढ़ाएं तब उसकी कैपेसिटी 1 फैरड के बराबर होगी। तो 1 फैरड एक बहुत लार्ज यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने की, ठीक है। इसके बाद देखिए किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। C इक्वल टू 4πε0r, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है C प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो कंडक्टर की साइज पर डिपेंड करती है। कंडक्टर की साइज जितनी बड़ी होगी इसकी रेडियस जितनी बड़ी होगी कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा मीडियम अराउंड कंडक्टर, ठीक है ना। ये एयर में है और अगर मीडियम होता तो हम क्या लिखते हैं 4πε0 × r, ठीक है। तो अगर एयर की जगह कोई मीडियम लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हमने एक प्लेट पर 10 कूलम चार्ज दिया और दूसरी प्लेट पर 4 कूलम चार्ज दिया, तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। तो आप इसमें देखिए ये 10 कूलम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और 4 कूलम अभी मान के चलते हैं कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा +5 कूलम +5 कूलम। इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा -5 और +5 कूलम, ठीक है ना। ये हमने 10 कूलम के कारण डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप ऐसा करिए कि यदि सिर्फ 4 कूलम चार्ज हो और 10 कूलम चार्ज ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसके कारण +2 कूलम और +2 कूलम, इसका इस पर इंडक्शन इफेक्ट कितना आएगा -2 और इस तरफ आएगा +2, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं हर एक साइड के चार्ज का टोटल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा तो आप इसमें देखिए 5 + 2 + 7 5 - 2 +3, ठीक है। -5 + 2 -3 5 + 2 7, ठीक है ना। अब आप ये देखिए इस प्लेट का टोटल चार्ज कितना था +10, ठीक है। तो आप इसको देखिए यहाँ 7 यहाँ पर 3 टोटल कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और इसका टोटल चार्ज कितना था 4 -3 + 7 टोटल कितना आ गया 4। तो इस तरह से आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की एक और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका ये होगा जिससे आप
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों प्लेटों के या जितनी भी प्लेटें हों इनके चार्ज का टोटल करना है। 10 + 4 = क्या आ गया, 14। ठीक है, डिवाइड बाई करना है 2। प्लेटें 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, कितनी भी प्लेटें हों आपको केवल डिवाइड करना है 2 से। ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे लेफ्ट में जो प्लेट है उसके लेफ्ट साइड का चार्ज भी 7 करना है और सबसे राइट वाली प्लेट के राइट साइड का चार्ज भी आपको 7 करना है। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, एक तरफ आ गया 7, ठीक है, टोटल कितना है 10, तो बचा हुआ चार्ज कितना होगा 3, वो आप इस पे लिख सकते हैं +3। अब इसके फेसिंग सरफेस पर जो भी चार्ज होगा वो इसका हमेशा इक्वल ऑपोजिट होगा। ठीक है, ईच फेसिंग सरफेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो इसका चार्ज अगर +3 है तो इसका चार्ज कितना होगा, -3। टोटल चार्ज इस पे कितना था, 4। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 7 - 3 = 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास 4 प्लेट हैं जिनके चार्ज 8 - 4 - 2 और 10 कूलाम है और हमें फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल चार्ज। 8 - 4 हो जाएगा 4, -2 बचेगा 2 + 10 टोटल हो गया 12। 12 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6। अब आप ये देखिए 6 कूलाम चार्ज कहाँ पर जाएगा, सबसे लेफ्ट वाली प्लेट के लेफ्ट में और सबसे राइट वाली प्लेट के राइट में। ठीक है ना, अब आप ये देखिए टोटल चार्ज है 8, 6 यहाँ पर आ गया, इस तरफ कितना बचेगा, +2। ठीक है, यहाँ +2 है तो सामने वाली सरफेस पर होगा हमेशा -2। टोटल चार्ज था -4, -2 यहाँ पर आ गया, यहाँ कितना बचेगा, -2। ठीक है, इसके सामने वाली सरफेस पर हमेशा इक्वल ऑपोजिट चार्ज होगा तो यहाँ पर होगा +2। टोटल चार्ज था -2, +2 यहाँ पर आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर, -4। और अगर यहाँ -4 है तो इसके सामने वाले सरफेस पर कितना होगा, +4। आप टोटल कर सकते हैं, 4 + 6 = 10, इससे ये चेक भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि कितनी भी प्लेटें हों, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट प्लेट के राइट, सबसे लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट में चार्ज हमेशा इक्वल होगा और फेसिंग सरफेस पर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। यहाँ +2 -2, ये -2 तो +2, -4 ये +4। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, इसका ओरिजिनल मेथड क्या होगा जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फाइंड कर सकें, तो आप इसको देखिए। ये हमारे पास 2 प्लेट हैं, प्लेट को हम थोड़ा इस तरह से दिखा रहे हैं अभी, हालांकि वही बात है, इस तरह से होगा या ये एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप ये देखिए, हमारे पास 2 प्लेट हैं, एक को चार्ज दिया हमने Q और दूसरे को चार्ज दिया 2Q। ठीक है, और आपको फाइंड करना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हैं कि Q चार्ज में से X चार्ज यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया Y चार्ज। ठीक है, X + Y का टोटल क्या होगा, Q। ठीक है, और 2Q में से P यहाँ पर आ गया, Q यहाँ पर आ गया, P + Q = क्या होगा, 2Q। ठीक है, अब आप ये देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इस टाइप से होता है कि किसी भी प्लेट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। ठीक है ना, हालांकि इस मेथड से आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको फंडामेंटली मालूम होना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, प्लेट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा कि किसी भी प्लेट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं,
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां पर हम रखते हैं +1 चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण लेना है, x के कारण, y के कारण, p के कारण और q के कारण, ठीक है। तो आइए देखते हैं +1 और +x में क्या होगा, रिपल्सन, डायरेक्शन इस साइड होगी। +1 और +y में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जहां भी फोर्स लगे, जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगे वही डायरेक्शन कहलाती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब +1 पर इस +p के कारण फोर्स कहां पे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और q के कारण भी फोर्स कहां पे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। इन चारों को हमें वेक्टर सम करना है, मतलब डायरेक्शन के साथ सम करना है। तो आप ये देखिए, एक डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बाकी सारी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण, अगर कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है E = सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा का फार्मूला होता है Q/A, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखिए, x के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज की जगह यहाँ पे लिखेंगे x/A, ए हो गया प्लेट का एरिया, ठीक है, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो बाकी सारी डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे, -y/A 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस P/A 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/A 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह हमें एक इक्वेशन मिलेगी, और एक इक्वेशन मिलेगी इस प्लेट के अंदर +1 चार्ज रखकर इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको भी 0 रखना है, ठीक है ना। अब हमारे पास टोटल अननोन क्वांटिटी कितनी है, 4, x, y, p एंड q, और 4 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन आप इससे बना सकते हैं। 4 अननोन क्वांटिटी है, 4 इक्वेशन है, चारों को सॉल्व करने पर चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, हमारे शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। इस तरह से सॉल्व करने में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी है, ठीक है। तो अब हम अपनी शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, दोनों चार्ज को ऐड करते हैं, q + 2q, टोटल कितना आ जाएगा, 3q डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3q/2, और इस तरफ भी होगा 3q/2, ठीक है ना। q में से 3q/2 चला गया, कितना बचेगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, q - 3q/2, ये कितना बचेगा, -q/2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी, -q/2, इसके अपोजिट क्या होगा, +q/2, और दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 2q। इस तरह ये चेक भी हो जाएगा। तो आप इन चारों इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएंगे, ठीक है। और ये हमें कैपेसिटर या कंडेंसर को पढ़ने से पहले ये फंडामेंटल मालूम होना चाहिए, तभी हमें अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर को पढ़ने से पहले ये सारे फंडामेंटल आप बहुत अच्छे से देखिएगा।